Hello students, welcome to chapter number 5, frequency distribution. Before we move ahead, let's look at the homework example given for chapter number 4, which was example number 6. तो इस एग्जाम्पल में आप लोगों को सिर्फ टेबल बनाने के लिए बोला गया था और कोई डेटा नहीं दिया था टेबल में, तो इस तरीके से टेबल बन सकता है. दैट इज़ वन वे ऑफ मेकिंग द टेबल, बट देयर आर अदर वेज ऑल्सो. आप अपने हिसाब से भी चीज़ें आगे पीछे करके टेबल बना सकते हो. So this is the solution. Now let's move to chapter number 5. Presentation of data. Presentation of data means when data are presented in table or charts, it is called presentation of data. So basically आपके पास अगर डेटा है बहुत सारा, उसको आप टेबल में या चार्ट में प्रेजेंट करते हो ताकि सामने वाला उसको समझ पाए, तो उसको प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बोलते हैं. नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ द वैल्यूज. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आपके आंसर में आना चाहिए अगर आपको इसका क्वेश्चन पूछते हैं कि एक्सप्लेन व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सो द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ वैल्यूज दैट वन और मोर वेरिएबल्स टेक इन अ सैंपल. तो सैंपल में एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स है, उसको आप जब अरेंज करते हो तो दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो जब हम लोग XI लिखते थे, मीन मीडियन मोड के लिए एग्जांपल्स लिखते थे और उसमें जो हमें फ्रीक्वेंसी मिलता था FI, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन वन वेरिएबल इज कॉल्ड इनवेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. If there are two variables, then it will be called bivariable frequency distribution, and if there are more than two variables, then it will be called multivariable frequency distribution. तो ये अलग अलग तीन नाम है. इसके ऊपर MCQ आ सकता है, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इजी कंसेप्ट कि भाई एक है तो इनवेरिएबल, दो है तो बाई वेरिएबल, और तीन है या मोर देन टू है, देन इट विल बी कॉल्ड मल्टी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर फॉर्मेटिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाया जाता है उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हम लोग देख रहे हैं. फर्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासेस. तो पहले क्लासेस बनाने पड़ेंगे, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए. तो क्लासेस शुड बी क्लियरली डिफाइंड, शुड नॉट लीड टू एनी एम्बिग्विटी. अच्छा, इसके बारे में डिटेल में हम लोग पहले के चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं कि क्लासेस किस तरीके से बनाने चाहिए. तो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए क्लासेस, और एम्बिग्विटी यानी कि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, उस तरीके से क्लासेस बनाने चाहिए. शुड बी एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ये हमने पहले भी देखा था. वर्ड एग्जॉस्टिव यानी कि सारे नंबर्स कवर हो जाने चाहिए, कोई भी नंबर बाकी नहीं रहना चाहिए कि जो किसी भी क्लास में नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कि हर नंबर सिर्फ एक ही क्लास में आना चाहिए, एक से ज़्यादा क्लास में नहीं आना चाहिए. तो इन अदर वर्ड्स, ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कॉरस्पॉन्ड्स टू वन एंड ओनली वन क्लास. ठीक है. तो अगर हमारे पास डेटा है बच्चों के रिजल्ट्स का, आप लोगों के रिजल्ट का एक डेटा है, तो हर बच्चे का रिजल्ट जो है वो किसी ना किसी क्लास में आना चाहिए और सिर्फ एक ही क्लास में आना चाहिए. सो ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल यानी कि इट्स दिस शोज एग्जॉस्टिव यानी कि हर वैल्यू आ जानी चाहिए, कोई भी वैल्यू बाकी नहीं रहनी चाहिए. एंड वन एंड ओनली वन क्लास, और एक ही क्लास में आना चाहिए. दैट मीन्स दिस इज शोइंग द वर्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ठीक है. नंबर ऑफ क्लासेस. नंबर ऑफ क्लासेस कितने होने चाहिए, तो हालांकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन द टोटल फ्रीक्वेंसी की भी, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, नेचर ऑफ डेटा के किस तरीके का डेटा है हमारे पास, एंड द एक्यूरेसी एम, जब कितनी एक्यूरेसी वाला हमें डेटा चाहिए. अगर ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो ज़्यादा नंबर ऑफ क्लासेस रखो, अगर थोड़ा एक्यूरेसी प्लस माइनस भी चलेगा तो कम क्लासेस में भी आप डेटा को अरेंज कर सकते हो. द क्लासेस शुड बी नाइदर टू स्मॉल नॉट टू लार्ज. मतलब जो क्लास का रेंज होता है, मतलब 10 to 20, 20 to 30 जो आप लिखते हो, वो बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, और वो जो क्लास का लेंथ है वो बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए. प्लस नॉट बी ग्रेटर देन 20. तो क्लासेस जो है वो 20 से ज़्यादा क्लासेस नहीं होने चाहिए. अगेन आई विल से दैट देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बट ये जनरल रूल है कि ऐसा करोगे तो अच्छा रहेगा, बट नॉट नेसेसरली कि अगर आपने 21 क्लासेस बनाए तो आपका पूरा एग्जाम्पल गलत, या फिर वो जो टेक्निक है पूरा टेक्निक ही गलत है, ऐसा नहीं है. एंड शुड नॉट बी लेस देन 5, और 5 से कम क्लासेस नहीं होने चाहिए, अदरवाइज आप इंफॉर्मेशन को ज़्यादा प्रिसाइजली प्रेजेंट नहीं कर पाओगे. सर्जिस रूल फॉर नंबर ऑफ क्लासेस. सो प्रोफेसर सर्जिस थे जिन्होंने नंबर ऑफ क्लासेस कितने होने चाहिए उसके लिए उन्होंने रूल दिया था, और वी कैन से दैट ही हैड गिवन 2 फॉर्मूलाज.
So first formula where number of classes k equals to 1 plus 3.355 log 10 n, और दूसरा फॉर्मूला अगर हम लोग बोले तो k such that 2 raised to k should be greater than or equal to n. अच्छा, you just need to read this two formulas 2-3 times. इसके ऊपर से कोई एग्जाम्पल नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस फॉर्मूला के ऊपर से आपको एक एमसीक्यू आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रूल गिवन बाय प्रोफेसर सर्जिस, या तो फिर आपको ये फॉर्मूला दे दिया होगा क्वेश्चन में और बोला होगा कि दिस फॉर्मूला वाज गिवन बाय प्रोफेसर डैश एंड नीचे 4 प्रोफेसर्स के नाम दिए होंगे एंड यू हैव टू सिलेक्ट दैट दिस फॉर्मूला वाज गिवन बाय प्रोफेसर सर्जिस. इससे ज़्यादा इन फॉर्मूलाज का इस चैप्टर में और इन योर होल सिलेबस कहीं पे भी यूज नहीं है. सो डोंट वरी अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ दिस फॉर्मूला, यू जस्ट नीड टू नो कि भैया दिस फॉर्मूलाज आर रिलेटेड टू प्रोफेसर सर्जिस एंड दिस आर फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ क्लासेस. दैट्स इट. नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट, साइज ऑफ क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल जो क्लास बनता है उसका साइज कितना होना चाहिए. सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ क्लासेस. जितने नंबर ऑफ क्लासेस होंगे कम होंगे उतना क्लास लंबा होगा, या जितने नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा होंगे उतना क्लास छोटा होगा. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. सपोज आई हैव टेकन अ टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स, और ये 100 मार्क का टेस्ट है, उसमें जो बच्चों ने एग्जाम दिया है उनके जो मार्क्स आए उसको मुझे क्लासेस में अरेंज करना है. सो अगर मैं साइज ऑफ क्लास इंटरवल छोटा रखता हूँ, से फॉर एग्जांपल इफ आई एम कीपिंग ओनली 5 क्लास इंटरवल दैट इज सी क्लास लेंथ, मैं सिर्फ 5 रखता हूँ, तो पहला क्लास बनेगा 0 to 5, 5 to 10 सो ऑन, और लास्ट क्लास बनेगा 95 to 100. इस तरीके से अगर मैं देखूँ तो मेरे नंबर ऑफ क्लासेस जो होंगे वो 20 बनेंगे, 20 क्लासेस बनेंगे. सो मैंने क्लास लेंथ छोटा रखा तो मेरे नंबर ऑफ क्लासेस बड़े बने, ज़्यादा बने. अगर मैं क्लास लेंथ 5 की जगह पे सिर्फ 10 रखता हूँ, यानी कि मेरा क्लास लेंथ ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ क्लासेस कम हो जाएंगे, यानी कि 0 to 10, 10 to 20 से लेकर लास्ट क्लास विल बी 90 to 100. एंड इन दिस केस आई विल हैव ओनली 10 क्लासेस. ठीक है, तो जितना क्लास लेंथ छोटा उतने नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा, जितना क्लास लेंथ बड़ा उतने नंबर ऑफ क्लासेस छोटे. सो इनवर्सली साइज ऑफ क्लास इंटरवल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ क्लासेस. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इसके ऊपर एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्लास इंटरवल एंड नंबर ऑफ क्लासेस. सो द रिलेशनशिप इज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इसका एक फॉर्मूला है, क्लास इंटरवल और क्लास विड्थ इज इक्वल टू maximum observation minus minimum observation divided by number of classes. Again there will be no examples on this, you just need to remember this formula. MCQ में कहीं पे आपको ये फॉर्मूला शायद पूछ सकते हैं, तो फॉर्मूला सिर्फ याद होना चाहिए. फोर्थ पॉइंट, टाइप्स ऑफ क्लासेस. सो देर आर 2 types of classes as we know that one is inclusive. इंक्लूसिव में क्या होता है, तो बोथ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट आर इंक्लूडेड, जैसे कि 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29. सो व्हेन आई टेक दिस क्लास 20 to 29, तो अगर मेरा जो डेटा सेट है उसमें 20 नंबर है तो भी इस क्लास में जाएगा, 29 नंबर है तो भी इस क्लास में जाएगा. यानी कि अपर बाउंड्री एंड लोअर बाउंड्री बोथ आर इंक्लूसिव इन द क्लासेस. Used for classification of discrete group frequency distribution. Discrete group frequency distribution, और अगर मैं इसको जनरल लैंग्वेज में बोलूँ तो जहाँ पे डेटा डेसिमल में नहीं आता है, यानी कि होल नंबर में जब आंसर्स आते हैं तब ये ज़्यादा काम लगता है. क्योंकि अगर डेसिमल में आएंगे एंड इफ़ यू गेट द आंसर ऑफ 19.5, तो आप कौन से क्लास में लिखोगे, 10 to 19 या 20 to 29, बिकॉज दोनों में 19.5 तो कहीं पे है ही नहीं. सो डेसिमल वाले नंबर्स के लिए ये सुटेबल नहीं है इंक्लूसिव क्लासेस. बट जहाँ पे आपको आंसर्स होल नंबर में मिलते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, तो उसका आंसर कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता, वो हमेशा ही होल नंबर में आएगा, तो वहाँ पे यू कैन यूज इंक्लूसिव क्लासेस. सेकेंड टाइप इज एक्सक्लूसिव क्लासेस. लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड एंड अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड, यानी कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. इन दिस केस इफ आई हैव दिस 2 वैल्यूज 20 and 29, तो अगर 20 मुझे इंक्लूड करना है तो यहाँ पे 20 है और यहाँ पे भी 20 है,
सो लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड, यानी कि ये लोअर लिमिट यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी, लेकिन अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड फॉर दिस क्लास. 20 इज अपर लिमिट एंड सो अपर लिमिट विल नॉट बी इंक्लूडेड. सो अगर मुझे 20 लिखना है तो मुझे कंपल्सरी 20 to 30 वाले क्लास में लिखना पड़ेगा, 10 to 20 वाले क्लास में मैं नहीं लिख सकता. यूज फॉर कंटिन्यूस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. कंटिन्यूस मतलब कि ऐसे नंबर्स जिसका आंसर डेसिमल में भी हो सकता है, जैसे हाइट ऑफ अ पर्सन दैट कैन बी 5.4, 5.5, 5.11, 6.2, या तो फिर वेट ऑफ समथिंग विच कैन बी इन डेसिमल ऑल्सो, 5 किलो 30 ग्राम्स और 5 किलो 500 ग्राम्स. इस तरीके से भी डेटा हमें मिल सकता है. तो ऐसी चीज़ें जिसका आंसर डेसिमल में हो सकता है उसको हम लोग एक्सक्लूसिव क्लासेस में इंक्लूड करेंगे. इफ देर इज गैप बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट, गैप बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट यानी कि इंक्लूसिव क्लासेस, जैसे हमने अभी देखा 0 to 9 एंड 10 to 19, तो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के बीच में गैप है, 9.5 कहाँ पे जाएगा, सो देयर इज अ गैप. तो अगर ऐसी कोई चीज़ होती है, ऐसे क्लासेस होते हैं जहाँ पे अपर एंड लोअर लिमिट के बीच में गैप होता है, then inclusive classes is required to convert into the classes into exclusive classes. तो इंक्लूसिव क्लासेस है तो इट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस क्लासेस इनटू एक्सक्लूसिव टाइप. द लिमिट ऑफ न्यू एक्सक्लूसिव टाइप क्लासेस आर कॉल्ड क्लास बाउंड्रीज. और फिर जो नए क्लासेस मिलेंगे, अभी हमें पता है ये चीज़ हम लोग 11th स्टैंडर्ड से कर रहे हैं कि 0 to 9, 10 to 19 है, तो इसका ये इंक्लूसिव क्लासेस है. तो ये इंक्लूसिव क्लासेस को हम लोग एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे. सो हमें ये तो पता है कि इट विल बी -0.5 to 9.5, 9.5 to 19.5. ये हमने एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लिया, बट नाउ विल नॉट कॉल दिस -0.5 और 9.5 एज लोअर क्लास, विल कॉल इट लोअर बाउंड्री एंड दिस विल बी upper boundaries. So instead of using the word class, we'll use boundaries because we have converted it. Okay, upper class boundary का formula क्या है, तो upper class limit plus half lower limit of next class minus upper limit of current class, and same way lower class boundary is lower class limit minus remember this is minus and this is plus. Okay, so minus half lower limit of next class minus upper limit of the same class. I am not going much into detail of these formulas because I believe that you have learned these formulas in 11th standard, and we already have used this formula in central tendency and dispersion examples also. So you know this formula and I am not going much into detail. और इस चैप्टर में इस फॉर्मूला का प्रैक्टिकल यूज कहीं पे नहीं आएगा, कहीं पे भी एग्जांपल्स नहीं पूछे जाएंगे. ये फॉर्मूला हमें काम लगेगी सेंट्रल टेंडेंसी में और डिस्पर्जन में, जहाँ पे ऑलरेडी हमने यूज किया है इस फॉर्मूला को. मिड वैल्यूज ऑफ द क्लास. मिड वैल्यू की बात करते हैं तो वो कैसे फाइंड किया जाएगा, तो दिस इज वेरी बेसिक फॉर्मूला, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, या तो फिर लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री डिवाइड बाई 2. यानी कि अगर हमारे पास लिमिट्स है तो लिमिट का हम लोग एवरेज निकाल देंगे, और अगर इंक्लूसिव क्लासेस है तो उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ा है, तो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के बाद जो बाउंड्रीज हमें मिलती है, लोअर बाउंड्री एंड अपर बाउंड्री, उसका हम लोग एवरेज निकाल देंगे, एंड दिस विल बी योर मिड वैल्यू ऑफ द क्लास. चलो रूल्स ऑफ टेबुलेशन देखते हैं. नाउ देयर आर 4 रूल्स, जिसमें सभी सबसे पहला रूल हम लोग देख रहे हैं. द फर्स्ट रूल इज डिस्क्रीट और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सो जनरली क्रिएटेड बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ टेली बार्स. ठीक है, तो ये टेली बार वाला टेक्निक यूज करके ये टेबल क्रिएट किया जाता है. यू ऑलरेडी नो दिस टेली बार सिस्टम, जो आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में देखा है, एंड इस चैप्टर में इसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स भी आने वाले हैं. तो हाउ टू डू दिस टेली बार, वो अगर आपको नहीं भी पता है तो भी हम लोग एग्जांपल्स में ज़्यादा डिटेल में इसको कवर करने वाले हैं. बट इसको देखकर आपको काफ़ी कुछ याद आ गया होगा कि इफ़ देर आर 3 ऑब्जर्वेशंस, सो हम लोग 3 लाइन्स ड्रॉ करेंगे. इफ़ देर आर 7 ऑब्जर्वेशंस विच इज़ बेसिकली मोर देन 5, तो हम लोग 1 2 3 4 फिर 5th के लिए ये कट कर लेंगे, एंड देन 6 and 7, ताकि ये जो पूरा बना है ये ऐसे हमें ब्लॉक्स मिल जाए. जैसे कि ये 12 है तो हमने ऐसा 2 बार किया है, 1 2 3 4 1 ब्लॉक, 4 1 ब्लॉक, यानी कि ये हो गया 5 का एक सेट, ये हो गया दूसरे 5 का एक सेट, एंड देन 2, सो 5 + 5 + 2, तो हमें पता चल जाएगा कि ये 12 है.
अगर ये ना करते और सिर्फ लाइन करते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इस तरीके से अगर लाइंस ड्रॉ करते तो हमें एक्चुअली जब फ्रीक्वेंसी बनानी है, फ्रीक्वेंसी लिखना है कि ये 12 नंबर्स है, तो हमें एक्चुअली कैलकुलेट करना पड़ता है 1 2 3 4 करके, विच इज़ टीडियस टास्क। तो फिर कोई मतलब नहीं रहता टेलीवायर करने का, इसीलिए हम लोग इस तरीके से 5-5 के एक सेट बना देते हैं। तो जब भी 5 नंबर होते हैं तो सेट बन जाता है, और 5 से कम होते हैं तो जितने नंबर है उतने ही नंबर लिखते हैं, ताकि हम लोग डायरेक्टली गिन पाए कि 5 + 5 + 2 विल बी 12। इसको ज़्यादा डिटेल में हम लोग एग्जाम्पल्स में देखने वाले हैं, बट दिस इज द फर्स्ट रूल कि जहाँ पे हमें सिर्फ xi एंड fi मिलता है तो दैट इज डिस्क्रीट और अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। सेकेंड रूल इज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अब हमने डेटा को ग्रुप किया है, यानी कि क्लासेस मिले हैं, बट दिस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली अबाउट इंक्लूसिव क्लासेस। सो ये जो भी एक्सप्लेनेशन हमें दिया गया है, ये सारा एक्सप्लेनेशन इंक्लूसिव क्लासेस को ध्यान में रख के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। If the identity of the unit about whom particular information is collected is not relevant, not is in the order in which the observation occur, then the first real step is classifying the data into different classes। बेसिकली क्या बोलना चाहते हैं कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको अच्छी तरीके से अरेंज नहीं किया है, हैफेजार डेटा कलेक्ट किया गया है और डेटा एक सीरीज में हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उसको पहले बाइफरकेट करना पड़ेगा। एंड द फर्स्ट स्टेप टू बाइफरकेट द डेटा इज टू ग्रुप द डेटा। ठीक है, तो ग्रुप करना यानी कि क्लासेस बना दिए और फिर फ्रीक्वेंसी हम लोग लिख देंगे। क्लास और क्लास इंटरवल किसको बोलते हैं? तो डिफरेंट ग्रुप्स इनटू विच द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आर क्लासिफाइड। तो जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जिसमें वेरिएबल्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं, ये ग्रुप्स को बोलते हैं क्लास, और इसको क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। विथ ऑफ द क्लास इज बेसिकली लेंथ ऑफ द क्लास, यानी कि क्लास कितना लंबा है। तो इन दिस केस द क्लास लेंथ इज 10। क्लास लिमिट किसको बोलेंगे? तो 2 वैल्यूज स्पेसिफाइंग द क्लास। सो अगर मैं लिख रहा हूँ 0 and 9, सो 0 इज 1 लिमिट एंड 9 इज 1 लिमिट, जो दोनों मिलाकर मुझे एक क्लास दे रहे विच इज 0 to 9। तो ये जो 2 लिमिट्स है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, वो मिलाकर मुझे क्लास लिमिट्स मिलती है। सो एज आई सेड देयर आर 2 लिमिट्स, अपर लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट। So the largest value of the class, the largest value is 9, so that will become our upper class limit, and the lowest value of the class which is 0, so that will become our lowest class limit। तो इस तरीके से class limit decide होती है। Third is continuous frequency distribution। While dealing with continuous data, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, कंटिन्यूस डेटा यानी कि वैल्यूज इन फ्रैक्शन, जब वैल्यूज फ्रैक्शन में भी हो सकती है। ठीक है, तो इन दैट केस एक्सक्लूसिव क्लासेस आर प्रीफर्ड ओवर इंक्लूसिव क्लासेस। वहाँ पे इंक्लूसिव क्लासेस प्रीफर नहीं किए जाते, एक्सक्लूसिव क्लासेस प्रीफर किए जाते हैं। एंड दिस आर द एक्सक्लूसिव क्लासेस 0 to 10, 10 to 20, यानी कि दिस 2 नंबर्स आर ऑलवेज सेम, जो इंक्लूसिव क्लासेस में नहीं थे। तो ये एक्सक्लूसिव क्लासेस वहाँ पे ज़्यादा प्रीफर किए जाते हैं। नेक्स्ट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रियल लाइफ में हम लोगों का जो सिलेबस है वहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट यू शुड नो व्हाट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज इट इज़ देयर थियोरेटिकली इन योर सिलेबस इन दिस चैप्टर। फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन और परसेंटेज टर्म। तो जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो फ्रीक्वेंसी इज 18, 18, 25, 22, 17 और टोटल फ्रीक्वेंसी हुई 100। अब मुझे ये जानना है कि 20 to 30 वाला जो क्लास है उसमें कितने परसेंटेज लोग थे। तो इट विल बिकम 100, 18 डिवाइड बाय 100 into 100, so that will give me 0.18, this is ratio, or else आंसर कैन ऑल्सो बी 18%। तो जब मैं परसेंटेज में लिखता हूँ, जब डेटा को मैं परसेंटेज में फाइंड करता हूँ, तो इट इज कॉल्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे समझाई है। इन अदर वर्ड्स, क्लास फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जब रेशियो में दिखाया जाता है तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। दिस इज क्लास फ्रीक्वेंसी 18 डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि 18 डिवाइड बाय 100 विल गिव यू 0.18। वैसे ही 25 अपॉन 100 विल गिव यू 0.25, एंड दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिफ्थ रूल, cumulative frequency distribution। and cumulative frequency distribution में there are 2 rules, one is less than type and second is more than type। पहले less than type देखते हैं। obtained by adding successive class frequency from top to bottom, यानी कि टॉप से हम लोग चालू करेंगे
और नीचे चले जाएंगे। सो फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाएंगे। तो पहला जो क्लास है उसमें हमने लिख दिया लेस देन 20, तो 20 से कम में 0 नंबर्स हैं। फिर हमने लिखा लेस देन 30, तो ये 30 या उससे कम में देयर आर 18 नंबर्स, सो वी हैव रिटन 18। नाउ वी हैव रिटन 40, लेस देन 40 यानी कि 40 से कम में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे नंबर ऐड करना है। तो ये 18 थे 30 से कम में, प्लस 30 टू 40 में 18 है, तो दिस 18 प्लस दिस 18 विल गिव यू 36। सेम वे व्हेन आई राइट लेस देन 50, तो ये 50 से कम वाले नंबर्स जो है यानी कि टोटल ऑफ ऑल दिस 18 प्लस 25 विल गिव मी 61, और एल्स 36 प्लस 25 विल गिव मी 61 एंड सो ऑन। तो नॉर्मली जिस तरीके से हम लोग CFI फाइंड करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वही चीज़ यहाँ पे समझाई है। तो वो जो CFI हम लोग नॉर्मली फाइंड करते हैं, इट इज़ कॉल्ड लेस देन टाइप CFI। नेक्स्ट इज मोर देन टाइप CFI। मोर देन टाइप CFI में आपको ध्यान रखना है कि ऑब्टेन बाय एडिंग सक्सेसिव क्लास फ्रीक्वेंसी फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी कि यहाँ पे हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे और ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं लिख रहा हूँ कि मोर देन 70, तो 70 से ज़्यादा कितने नंबर है, तो एक भी नहीं है, बिकॉज 60 to 70 में जितने नंबर थे वो सारे आ गए हैं, सो आई राइट 0। नाउ आई एम राइटिंग मोर देन 60, तो 60 से ज़्यादा कितने हैं, तो 60 to 70 में 17 है, बस वही नंबर्स है जो 60 से ज़्यादा में है। नाउ आई हैव रिटन मोर देन 50, तो 50 से ज़्यादा नंबर कितने हैं, तो 50 to 60 में जो नंबर्स आए वो भी 50 से ज़्यादा है, एंड 60 to 70 में जो नंबर्स आए वो भी 50 से ज़्यादा है। सो 22 प्लस 17 विल गिव मी 39। सेम वे व्हेन आई राइट मोर देन 40, तो 40 to 50 में जो नंबर्स है वो एंड मोर देन 50 जो नंबर्स है वो दोनों ऐड हो जाएंगे, एंड आई विल गेट द नंबर विच इज़ मोर देन 40 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बट रिवर्स वे में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दिस इज योर पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 5। इन नेक्स्ट लेक्चर विल कवर पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 5। उसके बाद इस चैप्टर में कुछ एग्जाम्पल्स भी है जो हम लोग इसके थर्ड पार्ट से कवर करना स्टार्ट करेंगे। सो आज का आपका होमवर्क है कि जो भी आप लोगों ने ये स्लाइड्स देखी वो सारी नोट्स आपको होमवर्क में लिखनी है। सो दैट्स इट फॉर स्टूडेंट्स। बाय एवरीवन।